नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार के विजय फैक्टर की, बिहार में नीतीश कुमार के पराजय फैक्टर की और मोदी जी के विजय फैक्टर की बात करेंगे कुल मिलाकर। जिस ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उससे 2-3 बातें बिल्कुल साफ आ गई हैं सामने-सामने। एक, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब पलटी मारने की कोई गुंजाइश तक नहीं बची है। दूसरा, बीजेपी ने तय कर लिया है कि चुनाव तय समय पर होंगे। अगर अगले 2 महीने में चुनाव कराने की अपेक्षा पड़ती, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ होता। तीसरा, बीजेपी पहले सवर्णों पर ज़्यादा जोर देती थी, अब वो सवर्ण वोट तो है ही, अब वो बाकी चीज़ें महापिछड़ा, महादलित, पसमानदा, ये सब नीतीश कुमार पर लव कुश समीकरण नीतीश कुमार पर छोड़ देती थी। अब बीजेपी ने उस एरिया का भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को शायद नीतीश कुमार की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या वो संकेत दे रहे हैं कि साथ देना है तो दो, नहीं तो हम तो वैसे ही सत्ता में आ जाएंगे। चौथा, कुल मिलाकर बीजेपी अब इन मंत्रियों के सहारे, यानी सरकारी अमला, सरकारी योजनाएं, उनके सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पांचवा, बिहार को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय सहायता की बात करती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती रही है, एयरपोर्ट हुआ, फिर सड़क निर्माण हुआ, टेक्सटाइल क्षेत्र हुआ, लेकिन अब वो साथ साथ जातीय समीकरण भी पूरी तरह से साधने में लग गई है और अब रेवड़ियों की बात अगली किश्त में होना तय है। अब ये सवाल उठाना बेकार की बात है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर क्यों कर दिया, निशांत कुमार ने अपने पापा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, वो क्यों नहीं हुआ। अब इस पर बहस करना बंद। कुल मिलाकर जो नए मंत्री बनाए गए, उसके बाद मंत्रिमंडल में जितने सदस्य हो सकते थे वो पूरे हो गए हैं। 243 की असेंबली है, 15% के हिसाब से 36-37 मंत्री बन सकते हैं। पहले 29 थे, जिसमें बीजेपी के कोटे के 14 थे, अब बीजेपी के कोटे के 7 और बन गए हैं। नीतीश के कोटे के वही 13 के 13 हैं और एक निर्दलीय, एक जीतन राम मांझी का है। इससे एक कहानी और साफ हो गई है कि इस बार के चुनाव में 2020 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। 2020 में नीतीश कुमार जिद पर अड़ गए थे और 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बाकी बीजेपी ने कुछ सीटों पर जीतन राम मांझी और दूसरे साथी दलों को चुनाव लड़ाया था और चिराग पासवान का इस्तेमाल हनुमान के रूप में हुआ था। 110 में से बीजेपी 74 सीटें जीती थी, नीतीश 115 में से सिर्फ 43 सीटें जीत पाए थे। इस बार ये 2020 रिपीट होने वाला नहीं है। 2025 में मुझे तो कम से कम लग रहा है कि बीजेपी 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हो सकता है 150, 160 सीटों तक भी वो चुनाव लड़े और अपने हिस्से में से कुछ सीटें वो शायद जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को दे दे। लेकिन 140 से नीचे मुझे तो कम से कम लगता है कि बीजेपी चुनाव लड़ने वाली नहीं है और चिराग पासवान और बाकियों के हिस्से में जो सीटें गई, तो नीतीश के हिस्से में बहुत हुआ तो 81 सीटें आ सकती हैं। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अगला नीतीश कुमार नहीं होंगे अगर ये एनडीए गठबंधन सत्ता में दोबारा लौटता है तो। अब बीजेपी को ऐसा लग रहा था पहले कि नीतीश पलटी मार सकते हैं, कुछ खेल कर सकते हैं, तो क्या महाराष्ट्र का फॉर्मूला निकाला जाए, जैसे वहाँ शिवसेना तोड़ी गई ऐसे जदयू तोड़ा जाए, या फिर जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी गई, ऐसे कुछ खेल किया जाए। लेकिन ऐसा खेल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ऐसा खेल करना खतरनाक होता, क्योंकि फिर नीतीश के सारे एमएलए भले ही भाग जाते बीजेपी के साथ, लेकिन नीतीश अकेले भी लालू के पास जाकर खड़े हो जाते, महागठबंधन का साथी बन जाते, तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाता। तो उड़ीसा का खेल खेला गया, ऑपरेशन उड़ीसा खेला गया।
आपको ध्यान होगा कि वहाँ भी बात फैलाई गई थी कि वहाँ तो बीजेपी ने अपने मुँह से ये बात फैलाई थी, बिहार में दूसरे लोगों के मुँह से ये बात फैलाई गई कि मुख्यमंत्री बीमार हैं, नवीन पटनायक बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे ही नीतीश के लिए ये बातें उड़ाई गई। दूसरा, केंद्र ने, मोदी जी ने जाकर उड़ीसा में कहा, जैसा भागलपुर में उन्होंने संकेत दिए कि हम हैं ना, हम दिल्ली से संभालेंगे भुवनेश्वर को, हम दिल्ली से संभालेंगे पटना को, हम बिहार की जनता का विकास करेंगे, दिल्ली से विकास करेंगे, तो बिहार का विकास होगा वाया दिल्ली होगा। ये एक नया फॉर्मूला बीजेपी ने बिहार की राजनीति को देखते हुए निकाला है। कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों की बात की जाए, आगे बात करने से पहले, तो ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, कायस 0.6%, कुर्मी नीतीश के 2.87%, उपेंद्र कुशवाहा वाले कुशवाहा 4.2%, लालू के यादव 14.26%, भूमियार 2.86%, तेली 2.81%, धानुक 2.13%, सुनार 0.68%, कुम्हार 1.04%, मुसहर जीतन राम मांझी 3.08%, बढ़ई 1.5%, नाई भी करीब 1.5% और नोनिया करीब 2%, मुसलमान 16.87%। ये जातिगत समीकरण बैठता है बिहार का, और जिसमें बीजेपी भी अब महापिछड़े महादलितों को रिझाने में लग गई है। यानी वो नीतीश से किनारा भी करना चाहती है, या नीतीश को के लिए ये गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहती कि वो पलटी मारने की कोशिश भी करें, हिम्मत भी करें। भागलपुर की रैली में मोदी ने साफ कर ही दिया था, जब उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अगला बनाने की, या मुख्यमंत्री के कार्यकाल की भी तारीफ उतनी नहीं की अकेले, वहां भी अपने 2-2 उप मुख्यमंत्रियों का नाम जोड़ दिया था, और केंद्र के अपने 10 साल के शासन की, अपनी योजनाओं की अलग अलग तरीके से वो चर्चा करते रहे थे। तो उसी से इशारा मोटे तौर पर मिल गया था। अब इसमें महागठबंधन के लिए क्या है, यानी लालू, कांग्रेस, वाम मोर्चे के लिए क्या है। इन्होंने शानदार खेल खेला था चुनाव में, पिछली बार जब बहुत मामूली अंतर से हारे थे। अब आपदा में अवसर है महागठबंधन के लिए, क्योंकि कागजों में देखा जाए तो अभी भी 40% वोट लालू के गठबंधन के पास है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुसलमान 16.87 करीब 17% और यादव करीब 14.5%, तो यही 31-32% बैठता है। फिर वाम मोर्चे का अपना अलग कमिटेड वोट बैंक है, कुछ सवर्णों का वोट, भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का कांग्रेस को मिलता रहा है, तो ये 40% वोट है। लेकिन 40% से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6-7% वोट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, तब टक्कर में आ सकेंगे। क्योंकि अगर अभी कहानी ये है कि एनडीए और इंडिया के बीच में करीब 8% का वोट का डिफरेंस बताया जा रहा है, और 8% वोट के डिफरेंस में एनडीए 160 पार करती हुई कुछ लोगों के अनुसार दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये डिफरेंस कम होता है तो मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। अब आप कहेंगे बिहार की पढ़ी लिखी जनता क्या करेगी, जाति देखेगी, जाति का समीकरण देखेगी, या फिर वो देखेगी कि मोदी पर यकीन करेगी। बहुत संभव है कि बिहार का पढ़ा लिखा वर्ग ये देखे कि आखिर जो मोदी जी कह रहे हैं उसी तर्ज पर उड़ीसा में क्या बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद वादे पूरे किए। अगले 4-5 महीने बिहार के लोगों की उड़ीसा में बीजेपी सरकार पर नजर रहेगी। रेखा गुप्ता की दिल्ली की सरकार पर, वैसे भी 40% पूर्वांचली हैं, पटना बिहार से उनका गहरा कनेक्शन है, वहां नजर रहेगी कि वो वादे कितना पूरा करती है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार पर नजर रखेगी बिहार की जनता की वो वादे कितना पूरा करती है। उसके आधार पर वो फिर शायद तय करे कि अब उसको बीजेपी गठबंधन के साथ जाना है या उस पर विश्वास नहीं करना है। तो बिहार का चुनाव अभी भी मैं कहूंगा दिलचस्प होता जा रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।